हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हट में। और आज हम आपके लिए आपकी ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लेके आए हैं, जो है एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आज इस चैप्टर को नोट्स वाइज हम लोग जो है यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, तो फटाक से अपनी कॉपी पेन किताब लेके बैठ जाइए। और इस चैनल पे नए हैं तो फटाक से अपने चैनल एग्जाम हट को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, पहला जो प्रश्न इस चैप्टर का बनता है उसी से शुरुआत करते हैं, जिसपे इस चैप्टर का नाम है व्हाट आर मिनरल्स। खनिज क्या है? मिनरल्स जो है वो नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिनका एक फिक्स जो है केमिकल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिनकी अपनी फिजिकल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये होमोजीनियस होते हैं नेचर के अंदर, और इनका जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और जितने भी मिनरल्स हमें मिलते हैं वो हमें ओर्स की फॉर्म में मिलेंगे, जिसे कच्ची चट्टान भी आप कह सकते हैं, डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिलेंगे, चट्टानों के फॉर्म में मिलेंगे आपको। और जितनी भी चट्टानें होती हैं वो सारी की सारी जो है बेटा मिनरल्स की बनी होती हैं। एग्जाम्पल जैसे आयरन, बॉक्साइट, कैल्शियम, कॉपर आपने सुना होगा। तो मीन्स व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, जिनका फिक्स्ड केमिकल स्ट्रक्चर होता है, नेचर में हमें मिलते हैं, और ये रॉक्स की फॉर्म में मिलते हैं, डिपॉजिट की फॉर्म में मिलते हैं, या और की फॉर्म में जो है हमें मिलते हैं। चलिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट आता है कि मिनरल्स को कितने पार्ट में जो है वो क्लासिफाई किया गया है, मिनरल का क्लासिफिकेशन क्या रहेगा। तो मिनरल्स जो होते हैं उन्हें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल, उसके बाद एनर्जी मिनरल, ये तीन कैटेगरी बनाई गई है। और मेटेलिक मिनरल जो है उसको फर्दर दो पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है, फेरस मिनरल और नॉन फेरस। इनको हम लोग डिटेल में जो है आगे पढ़ेंगे, तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। वैसे आप जो साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं वो जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है वो मेटेलिक मिनरल्स में माने जाते हैं, जिसमें आयरन नहीं होता वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में होंगे। फेरस मिनरल वो होंगे जैसे मैग्नीज हो गया आपका, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और बॉक्साइट, कॉपर, लीड जो है वो आपके नॉन फेरस मिनरल होंगे, क्योंकि आयरन वाले जो मिनरल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फेरस कहलाएंगे। और जिसके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, आपके नॉन फेरस मिनरल कहलाते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा आगे और डीप में जो है स्टडी करते हैं। सो मिनरल जो है मेटेलिक नॉन मेटेलिक होने के बाद जो मिनरल है होते हैं उनका ऑक्यूरेंस जो है हम लोगों से पूछा जाता है कि जो मिनरल्स हैं हमें किस फॉर्म के अंदर मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा, मिनरल जो होते हैं वो ओर्स के अंदर मिलते हैं, और ओर से इन मिनरल को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उन चट्टानों से उन मिनरल को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और होता क्या है, और जो होता है वो एक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके एक जो चट्टान होती है उसके अंदर क्या होता है, मिनरल के होते कंटेंट होते हैं जो क्या कहलाती है, आपकी और कहलाती है। तो मिनरल जितने भी है वो हमें कहां मिलेंगे, सारे सारे रॉक्स के अंदर मिलते हैं। अब मिनरल की जो ऑक्यूरेंस है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, इनमें अलग अलग होती है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात आई, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इन रॉक्स में क्या होता है बेटा, फॉल्ट्स होते हैं या जॉइंट्स होते हैं। ये जो रॉक्स है ना, इनके जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स में क्या होते हैं, मिनरल हम लोगों को मिलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल जो है हमें कैसे मिलेंगे। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है उसके अंदर मिनरल जो है हमें उनके फॉल्ट और जॉइंट में मिलेंगे। और जो छोटी छोटी ऑक्यूरेंस होती है, जहां मतलब जो छोटे छोटे जो निशान है, जो उन्हें कहेंगे हम लोग वेन्स कहेंगे, और जो बड़ी है वो क्या कहलाएंगी, आपकी लोड्स कहलाएंगी। जो लार्जर ऑक्यूरेंस होता है वो लोड्स कहलाता है, और छोटा जो कहलाता है वेन। फॉर एग्जांपल जैसे छोटे छोटे एरियाज हैं किसी भी और के, तो ये कहलाएंगे वेन, और जो बड़े बड़े एरियाज हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके लोड्स कहलाएंगे। ये सो कॉपर, जिंक, लीड, ये सब जो है हमें वेन्स और लोड्स के अंदर जो है हमें मिलेंगे। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं हम लोग। सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जो चट्टाने एक वक्त के साथ एक के ऊपर जो है वो जमती रहती है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स की ऑक्यूरेंस होती है वो बेड्स और उसकी लेयर्स में होती है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट से बनती है, जब उसके ऊपर दूसरी लेयर क्या होती रहती है, जमती रहती है। तो इन लेयर के जो जॉइंट्स होते हैं, इन लेयर के जो जॉइंट्स होते हैं, लेयर्स होती है, इनमें हमें क्या होते हैं, मिनरल जो मिलेंगे।
क्योंकि ये डिपोजिशन होता रहता है वक्त के साथ साथ। सो जिप्सम, आपका पोटाश, साल्ट और सोडियम, ये जो हमें किसमें मिलेंगे, आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के जो एग्जांपल्स हैं, कुछ फोटोज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेडिमेंट्स बने हैं इनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, इनकी जो लेयर्स होगी, इनकी जो बेड्स होगी, उसके अंदर आपको क्या होगा, मिनरल मिलेगा। उसके बाद जो हमारी सरफेस रॉक होती हैं, इनका जो डीकंपोजिशन होता रहता है, जो काफी सारे फैक्टर हैं, नेचुरल क्लाइमेटिक फैक्टर जो है, ये रॉक्स को क्या करते हैं, डीकंपोज करते रहते हैं। तो डीकंपोज की वजह से भी कुछ मिनरल जो बनते हैं, जैसे बॉक्साइट इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो रॉक्स के डीकंपोजिशन से बनता है ये, क्योंकि उसमें रिमूवल ऑफ सोल्यूबल कंस्टिट्यूट ऑफ रॉक्स लीव्स रेजिड्यू ऑफ वेदर मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। कहने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, सोल्यूबल होता है, वो पानी में घुल जाता है। उस तरीके से जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या बन जाता है, एक मिनरल बन जाता है। जैसे बॉक्साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डीकंपोजिशन का क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद एल्यूवियल डिपॉजिट्स जो होते हैं, नदियां जब ऊपर से आती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, बहुत सारे जो पहाड़ों में नदियां होती हैं, जब ये नीचे आती हैं तो अपने साथ काफी सारी मात्रा के अंदर सिल्ट वगैरह लेके आती हैं। तो इनके अंदर भी क्या होता है, मिनरल हम लोगों को मिलने को मिलेंगे, जो प्लेसरी डिपॉजिट्स कहते हैं। इसके अलावा ओशियन जो है, ओशियन के अंदर जो है, जो ओशियनिक वाटर है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल जो है उसके ग्राउंड में मिलेंगे आपको, जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, ओशियन की बेड्स में मिलेंगे। मैग्नीज जो होता है वो भी कहाँ मिलता है, हमें ओशियन के अंदर मिलता है। तो ये जो स्लाइड्स थी वो ये बताती हैं कि मिनरल की ऑक्यूरेंस कैसे होती है, मिनरल हमें मिलते कहां पे हैं। उसके बाद मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फेरस मिनरल सबसे पहले आते हैं। ये मिनरल जो होते हैं इनके अंदर आयरन का कंटेंट होता है, और जो आयरन जिसके अंदर होगा, ऑब्वियसली बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। और 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स। सो जो हमारे मेटेलिक मिनरल जितने भी हैं उनका जो 3/4 है वो कौन से मिनरल है, आपके फेरस मिनरल मिलेंगे, लोह खनिज आपको मिलेंगे। उसके बाद आयरन ओर की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका, फेरस मिनरल के अंदर सबसे पहले आपकी आयरन ओर आती है। आयरन ओर में सबसे, आयरन ओर जो है उसको दो टाइप में बांटा गया है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो आपके कहलाएंगे मैग्नेटाइट, और जिसके अंदर आयरन की क्वालिटी कम है वो हेमेटाइट कहलाएगा आपको ये। ओके, इसके आयरन की कंटेंट जो आप लोग देख सकते हैं इसमें 70%, और इसके अंदर आपका 50 से 60% जो है वो आयरन इसके अंदर कंटेंट होता है बेटा। ये आयरन ओर का जो प्रोडक्शन आप लोग देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे उड़ीसा जो एरिया है, उड़ीसा के अंदर जो है सबसे ज्यादा है। उसके बाद बात करते हैं जो अदर स्टेट्स है उनका इतना परसेंट है। कर्नाटका जो है आपका 21% और छत्तीसगढ़ जो है वहां पे 31% जो आयरन का क्या है, कंटेंट है। इंडिया रिच है आयरन के कंटेंट में। उसके बाद आयरन ओर के बेल्ट बात करें, पेपर में मैथ में क्वेश्चन बनता है, जो पहला बेल्ट बनता है मींस जहां आयरन मिलता है वो उड़ीसा झारखंड बेल्ट आता है बेटा आपका ये, ठीक है। इसमें बदम पहाड़ हो गया, मयूरभंज हो गया, केंदुजुहार डिस्ट्रिक्ट होगी, झारखंड में हेमेटाइट और जो और है वो बहुत अच्छी ज्यादा मिलती है। उसके बाद दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट है हमारा, यहाँ पे हेमेटाइट जो है काफी मात्रा के अंदर क्या किया जाता है, पाया जाता है। ये आपके लिए मैथ का जो है क्वेश्चन बनेगा, किसी भी बेल्ट के बारे में आपसे जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो यहां से जो आयरन ओर है इस दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट से वो जापान के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर विशाखापट्टनम पोर्ट से क्या की जाती है, एक्सपोर्ट जो की जाती है, आगे विदेशों के अंदर भेजी जाती है। उसके बाद बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमाकुरु बेल्ट जो है कर्नाटका का है, यहाँ पे लार्ज रिजर्व है आयरन ओर्स के बेटा ये। और कुद्रेमुख डिपॉजिट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा आयरन का डिपॉजिट है, और यहाँ की जो ओर है वो स्लरी बना के पाइपलाइन के थ्रू पोर्ट जो इसके पास है वहां से जो है मंगलुरु क्या की जाती है, भेजी जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का बेल्ट आता है आपका, जिसमें गोवा, रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है महाराष्ट्र की, और यहां से मेरवागो पोर्ट जो है वहां क्या किया जाता है, आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नीज की। ये स्टील और जो एलॉय बनाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में, पेंट्स बनाने में इसका जो है क्या इस्तेमाल किया जाता है। और 10 किलो जो मैग्नीज होती है वो रिक्वायर होती है 1 टन स्टील बनाने के लिए।
अगर आपको 1 टन स्टील का फॉर्मेशन करना है तो आपको उसके लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और 1/3 है कंट्री के टोटल प्रोडक्शन का 2001 की तक की बात करें तो। ये जो एरियाज हैं जो आपको बता देंगे कि मैग्नीज का प्रोडक्शन कहां कहां है, आप लोग मैप में देख सकते हो, कर्नाटका, उसके बाद मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये जो है मेन एरियाज है मैग्नीज प्रोडक्शन के। उसके बाद नॉन फेरस मिनरल की बात करें तो सबसे पहले कॉपर आता है और कॉपर की खास बात है कि ये मैलिएबल है, डक्टाइल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल की इंडस्ट्रीज में इसका जो है सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बालघाट माइंस है मध्य प्रदेश की, खेतड़ी माइन राजस्थान की है, सिंघम नाम आता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, यहां पे जो है आपका कॉपर का जो प्रोडक्शन मिलता है। ये वो एरियाज हैं जो कॉपर का प्रोडक्शन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर जो है वो कॉपर पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट की बात करें, एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से मिलता है, हम एल्यूमिनियम का हम सभी इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम जो आपको कहां मिलेगा, बॉक्साइट से मिलेगा। और ये वाइड वैरायटी की जो रॉक्स होती है ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, उनसे जो है इसको तैयार किया जाता है। एल्यूमिनियम लाइट होता है वेट के अंदर, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट माना गया आज के टाइम में आयरन और स्टील का। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इलाके हैं वो बिलासपुर, कटनी, पंचमपाली डिपॉजिट जो है कोरापुट के उड़ीसा के अंदर जो आपको ये मोस्टली बॉक्साइट के डिपॉजिट मिलेंगे। उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मीका आता है आपका, ये वो मिनरल्स है जो सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन कलर का होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी डी इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो मीका की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता है। अब प्रोड्यूसर की बात करें, अजमेर है, नेल्लोर है, हजीरबाग बेल्ट है झारखंड का, ये वो इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा मीका का प्रोडक्शन मिलता है। उसके बाद आपका लाइमस्टोन चूना जिसे कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। बेसिक रॉ मटेरियल है ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो टोटली डिपेंड करती है किस पे, लाइमस्टोन के ऊपर। ये वो इलाके हैं सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं, लगभग इसका सभी जगह है, पूरे ऑल इंडिया के अंदर आपको ये इसका मिल जाएगा लाइमस्टोन का। उसके बाद कर्नाटका है जो इंडिविजुअली सबसे आगे आता है। उसके बाद माइनिंग, अब जैसी बात है जितने भी मिनरल्स मिलते हैं वो किससे मिलेंगे, माइनिंग से मिलेंगे। माइनिंग जब करते हैं तो मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है। तो पेपर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है माइनिंग के, सबसे पहला पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जब माइनिंग होती है तो इतना वेस्ट निकलता है जो सोइल पॉल्यूशन करता है, डस्ट निकलती है, नॉइज पॉल्यूशन होता है उसको एक्सट्रैक्शन के अंदर, और इसके अलावा लोगों को जहां पे भी माइनिंग होती है लोगों को डिस्प्लेस वहां से करना पड़ता है, डिफोरेस्टेशन होता है, लोगों का जो जानवर है उनका हैबिटेट खत्म होता है, और माइंस की रूफ गिरने का खतरा भी हालगढ़ी में आप लोगों ने सुना था, हरियाणा की ही बात है कि जहां पे जो है पहाड़ जो है माइनिंग करते वक्त टूटा हुआ था जिसकी वजह से काफी जाने गई थी। और कोल माइंस में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो अमूमन होती रहती हैं। उसके बाद मिनरल का कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मिनरल अर्थ ने एक गांधी जी ने कहा था कि अर्थ हैज एनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द नीड ऑफ पीपल नॉट द ग्रीड ऑफ पीपल, कि धरती के पास इतने रिसोर्सेज हैं जो हमारी नीड को पूरा कर देंगे लेकिन हमारी ग्रीड को कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। सो हमें मिनरल को कंजर्व क्यों करना है, क्योंकि लिमिटेड है और इनको बनने में बरसों लगते हैं, सदियां लगती है बेटा, ये नॉन रिन्यूएबल है। और क्वालिटी ऑफ मिनरल्स डिग्रेड एंड डिक्रीज अलोंग ग्रेटर डेप्थ, जितना ज्यादा मिनरल्स का नेसेसरी यूज करोगे उतने एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे तो मिनरल की क्वालिटी जो है डेप्थ में जाते जाएंगे और वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और डिप्लेशन मींस ये मिनरल जो है वो क्या होते जाएंगे, एक वक्त आएगा जब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अगर हम लोग ऐसे ही इनका क्या करते रहे, अंधाधुंध इस्तेमाल करते रहे। तो मिनरल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, मींस मिनरल का इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो हमारी नीड को पूरा करे और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको किसी भी तरीके से मिनरल की कमी जो है महसूस ना करने पड़े। अच्छे से इनका इस्तेमाल करो, रिसाइकलिंग करो, मिनरल का सब्स्टिट्यूट आपको मिलता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और टेक्नोलॉजी प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए ताकि इनका मिनरल का वेस्ट जो है वो कम से कम हो और लो कॉस्ट में हम लोग क्या कर सके, इनको प्रोडक्शन कर सके इनका।
उसके बाद आता है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी जो होती है वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मतलब जो भी हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो ये एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं। दो टाइप में बांटा गया है इनको, परंपरागत और गैर परंपरागत, या कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, वो रिसोर्सेज, वो एनर्जी रिसोर्सेज जो हम लोग यूज करते आए हैं, काफी लंबे टाइम से हम लोग क्या करते आए हैं, यूज करते आए हैं, वो क्या कहलाते हैं, कन्वेंशनल। और जिनका यूज अभी हमने इतना शुरू नहीं किया है वो नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले कौन सा आता है आपका, कोल आता है। अब आपको पता है कि कोल जो है बल्की मटेरियल है और राख बन जाती है इसकी, बाद में पावर जनरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल करती है, थर्मल पावर स्टेशन इसका इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया हाईली डिपेंडेंट है कोल पे, क्या करने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो कोयले के टाइप है ABLP मैं बोलता हूं इसको। A फॉर एंथ्रासाइट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, उसके बाद B फॉर बिटुमिनस जो सेकंड पे आता है, L फॉर लिग्नाइट और P फॉर पीट। सबसे कमजोर क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा होगा आपका, पीट होगा। तो बिटुमिनस का जो है हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंथ्रासाइट काफी महंगा पड़ता है। उसके बाद बिटुमिनस कोयला जो है ये डीप अर्थ के अंदर मिलता है आपको, सबसे ज्यादा पॉपुलर कोयला है ये। और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इस कोयले का क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। एंथ्रासाइट सबसे मैंने बताया आपको हाईएस्ट क्वालिटी का है, पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। इस पे इतना क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उसके बाद आता है रीजन कौन से जहां पे में कोयला मिलता है, तो दामोदर वैली, झारिया, रायगंज, बोकारो, ये वो इलाके हैं जहां पे क्या मिलता है, हमें मोस्टली मिलता है। इसके अलावा हमारी जो गोदावरी, महानदी, सोन, ये जो नदियां हैं, या वर्धा वैली है, वहां क्या मिलता है आपको, कोयला ज्यादा मिलता है। उसके बाद पेट्रोलियम फ्यूल मिलता है आपको हीट के लिए, लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स, मशीनरी के लिए। आप जितने भी व्हीकल चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है वो नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि जितने भी सिंथेटिक टेक्सटाइल है, सिंथेटिक कपड़े जो बनते हैं, वो जो केमिकल यूज होता है वो क्या करता है, इसी से मिलता है। और ये ऑब्वियसली जो नॉन पोरस रॉक्स के अंदर मिलता है। और यहाँ पे नेचुरल गैस भी जो है इसी के साथ मिलती है। और उसके अंकलेश्वर हो गया, आसाम हो गया, मुंबई हाई हो गया। मुंबई हाई जो है 63% क्या करता है, टोटल प्रोडक्शन करता है किसका, पेट्रोलियम का। आप लोग स्पीड बढ़ा के देखो, इससे पहले मैं खुद ही जो तेज स्पीड में बोल रहा हूं, तो आपको स्पीड बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेचुरल गैस क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है ये। एज ए CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल का भी क्या करती है, काम करती है। इसके बाद मुंबई हाई, अंडमान निकोबार आइलैंड, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पे नेचुरल गैस जो है हमें मिलती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप में आ गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बहते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और जो बड़े बड़े डैम्स बने हैं वो इसीलिए बनते हैं कि यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके, जनरेट कर सके। उसके बाद थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले या पेट्रोलियम नेचुरल गैस को जला के क्या की जाती है, तैयार की जाती है। हमारे भारत में 310 जो है वो थर्मल पावर प्लांट है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अंदर सबको पता है कि सबसे पहले न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी आती है। ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है एटम का, उसको एल्ट्रेट करके क्या की जाती है, ऑब्टेन की जाती है। और इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। झारखंड, राजस्थान, यहाँ पे जो इलाके हैं यहाँ पे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ज्यादा मिलेंगे आपको। सोलर एनर्जी, वो एनर्जी जो सन से हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो कहलाती है सोलर एनर्जी। और ये नॉन कन्वेंशनल में है, हालांकि इसका यूज हो रहा है लेकिन इतना लेवल पे यूज नहीं हो रहा जितना इसका होना चाहिए। उसके बाद आपके आते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी सबको पता है कि जो हवाएं चलती है तब जो है पवन चक्कियां लगा के, विंड मिल लगा के जो एनर्जी क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। सो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, ये वो इलाके हैं जहां पे मोस्टली विंड फार्म्स जो है हमारे भारत में लगे हुए हैं। उसके बाद बायोगैस आती है, हमेशा से पढ़ते आए आप लोग कि जो एनिमल ह्यूमन का जो वेस्ट होता है उससे जो जनरेट की जाती है गैस वो कहलाती है बायोगैस कहलाती है। और ये भी नॉन कन्वेंशनल में आती है क्योंकि इसका इतना इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, गांवों तक ही जो है ये सीमित है। फिर टाइडल एनर्जी आती है, समुद्र के जो टाइड्स उठते हैं उन टाइड्स में क्या करते हैं हम लोग, टर्बाइंस लगा के एनर्जी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ और जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यहाँ पे स्पेशल बना हुआ है। उसका जियो थर्मल एनर्जी आता है। अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारी क्या है, हीट है।
लावा जब पिघलता रहता है तो वो जहां पे कमजोर जगह होती है उसके ऊपर जो ग्राउंड वाटर होता है वो गर्म हो जाता है और बिल्कुल भाप बन के जो है बाहर निकलता है। ये कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी, जो हमें कहाँ मिलती है, अर्थ से मिलती है। हिमाचल के अंदर पुगा वैली होगी, पार्वती वैली होगी, मणिकर्ण, शिमला जाए तो मणिकर्ण जरूर जाना, यहाँ आपको इसके प्लांट जो है देखने को मिल जाएंगे। सो हमें मिनरल्स जो भी एनर्जी है हम इसका किस तरीके से क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। तो इसका कंजर्वेशन करने के लिए जरूरी है कि हम सही तरीके से सब इनका क्या करें, इस्तेमाल करें, जुडिशियल इनका इस्तेमाल करें और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करने की हम लोग क्या डालें, आदत डालें, तभी क्या हो पाएगा, इस एनर्जी का कंजर्वेशन हो पाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर था। आप में से किसी भी एनर्जी रिसोर्सेज पे या किसी भी मिनरल पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क्स का जो है छोटे जो क्वेश्चन है वो इसके ज्यादा बनते हैं। सो इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि मैंने बड़ी तेज भाग के बिल्कुल सिंपल वे में आपको इस चैप्टर को बता दिया होगा। और फिर भी कोई भी दिक्कत लगी है, कमी लगी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमारे चैनल एग्जाम हट को प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और दोस्तों को जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।